And welcome to the channel. Today we are going to start our third chapter of geography, and the name of the chapter is Our Changing Earth. Children, before this video you already studied first and second chapter, that is interior of the earth, and we have discussed about all three layers of the earth, that were crust, mantle and core. And in the second chapter we have already discussed about the different types of rocks, sedimentary, metamorphic, igneous, all these types of rocks we have already discussed. And in this chapter children हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए इस चैप्टर के अंदर हम that is the लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स. देखिए अब हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि हमारा जो लिथोस्फीयर है that is broken into a number of plates known as लिथोस्फेरिक प्लेट. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लिथोस्फीयर बहुत सारी प्लेट्स में वो क्या है, वो ब्रोकन है, एंड लिथोस्फेरिक प्लेट्स में ब्रोकन है. सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. और ये जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे क्या करती हैं, वो मूवमेंट करती रहती हैं, इधर उधर घूमती रहती है, तो लेफ्ट राइट में होंगी या अप डाउन होंगी. तो इस टाइप से देर इज़ ए लिटिल बिट मोमेंट इन द प्लेट्स ऑफ द अर्थ जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. देखिए यहाँ पर क्या दिया गया इसने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ए फ्यू दैट इज़ मिलीमीटर्स ईच ईयर. हर साल क्या है, कुछ मिलीमीटर्स ये जो क्या करती हैं, कुछ मिलीमीटर्स तक ये मूवमेंट करती हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. अब ये प्लेट अपने आप कैसे मूवमेंट करती हैं, अब इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है, एक रीज़न है. और वो रीज़न क्या है चिल्ड्रन, दैट मोमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. हमारी अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है, जो मैग्मा है, वो मैग्मा जब इधर उधर घूमता है तो उसके साथ में हमारी जो प्लेट्स हैं, जो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं, तो वो प्लेट्स भी क्या करती हैं, वो भी मूवमेंट करती हैं. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सर्कुलर मैनर. सर्कुलर मैनर में वो मूविंग करता रहता है, ऐसे सर्कल में घूमता रहता है, एज शोन इन द एक्टिविटी. जैसे एक्टिविटी के अंदर इन्होंने शो कर रखा है, ऐसे सर्कुलर मैनर में मोल्टन मैग्मा जो है वो मूवमेंट करता रहता है. एंड द मोमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो मोमेंट है, उस मोमेंट से क्या हुआ, जो अर्थ के अंदर जो मोमेंट हुआ उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आया, हमारी अर्थ की टॉप लेयर के ऊपर इम्पैक्ट आया, हमारी अर्थ की जो टॉप लेयर है. सो मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. द अर्थ मोमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस. अब जो हमारी अर्थ का जो मोमेंट है वो किस पे डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑफ द फोर्सेस विद विच कोज देम. इसका मतलब ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स की बेस के जो हमारी अर्थ के अंदर जो डिफरेंट टाइप की जो फोर्सेस हैं उसका इम्पैक्ट आया और हमारे सरफेस के ऊपर फिर चेंज आया. द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्सेस जो काम करती है उनको क्या कहते हैं हम, एंडोजेनिक फोर्सेस. क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, दैट इज़ नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस. उसको क्या कहेंगे हम, एंडोजेनिक फोर्सेस कहेंगे, कि हमारी अर्थ के अंदर जो फोर्सेस हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस में आती हैं. सो एंड फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक. देखो यहाँ पर दो टाइप की फोर्सेस इसने बताया, वन इज़ एंडोजेनिक एंड सेकंड क्या बताया उन्होंने, एक्सोजेनिक फोर्सेस. अब एंडोजेनिक क्या हो गया, दैट इज़ एंडोजेनिक फोर्सेस इनसाइड द अर्थ, और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है चिल्ड्रन, दैट इज़ आउटसाइड द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस जो काम करती हैं उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, और हमारी अर्थ के अंदर जो फोर्सेस काम करती हैं चिल्ड्रन उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. तो दो टाइप की फोर्सेस ने बताया, और इन्हीं फोर्सेस की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. एंडोजेनिक फोर्सेस से हमारे अंदर अर्थ के अंदर जो वहाँ चेंज आते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस से हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर हमारे चेंजेस आते हैं. तो दो टाइप के यहाँ पर फोर्सेस हैं, और दोनों टाइप की फोर्सेस से चेंजेस आते हैं. एक से हमारी अर्थ के अंदर चेंजेस आते हैं, और दूसरी फोर्स से जो कि एक्सोजेनिक फोर्सेस है
इन फोर्सेस से हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंज आते हैं। अब कहेंगे सरफेस के ऊपर कैसे, देखो बहुत तेज़ हवाएं आई तो हवा क्या है, वो जो हवा चल रही है या जो विंड जिसको आपको कह सकते हो या स्टॉर्म बोल सकते हो, तो स्टॉर्म के अंदर भी फोर्स होती है। अब वो फोर्स कौन सी होगी, वो होगी आपकी एक्सोजेनिक फोर्स, और वो किस पे आई, वो सरफेस के ऊपर, हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो उससे जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो चेंज आएंगे, तो वो किस से हो गया, वो आपका एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से हुआ। और हमारे अर्थ के अंदर जो प्लेट का जो मोमेंट हुआ, मैंने अभी जो बताया था, वो प्लेट का मोमेंट किसकी वजह से हुआ, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। अब एंडोजेनिक फोर्सेस मैंने आपको क्या बताया था कि जो मोल्टन मैग्मा है, जो मोल्टन मैग्मा है हमारे अर्थ के अंदर वो मोमेंट करता, घूमता है इधर उधर सर्कुलर मैनर में, और फिर वो अंदर से जो इम्पैक्ट आता है तो वो तो हो गया अंदर की फोर्स, और अर्थ के बाहर जो इम्पैक्ट आता है, सरफेस के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है, जो फोर्स जो काम करती है सरफेस के ऊपर, वो होगी हमारी एक्सोजेनिक फोर्स। तो दो टाइप की फोर्सेस यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है। देखिए अब हम यहाँ पर आपको इनको दोनों के बारे में डिफरेंट बताएंगे। अर्थ के मोमेंट, देखो अर्थ के मोमेंट कैसे, अर्थ पे मोमेंट, एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या क्या, सडन फोर्स, एकदम से कोई चेंज आ जाएगा। सडन फोर्स में क्या आएगा, अंदर की फोर्स। एंडोजेनिक कौन सा बताया मैंने, अर्थ के अंदर की जो फोर्स है, इनसाइड ऑफ द अर्थ, दैट इज एंडोजेनिक फोर्सेस, उससे अर्थक्वेक आ जाएगा, या आपका वोल्केनो हो जाएंगे, वोल्केनो इरप्ट हो जाएंगे, या फिर लैंडस्लाइड, बहुत कहीं पर एकदम से लैंड नीचे धस जाएगी। तो ये जो आएंगे, ये कौन से एंडोजेनिक फोर्सेस का एक पार्ट हो गया। इसको कहेंगे हम सडन चेंज। क्या कहेंगे चिल्ड्रन, सडन चेंज। अब दूसरा क्या आ गया इसके अलावा, दूसरा जो आएगा वो एंडोजेनिक फोर्सेस का वो होगा क्या, डायस्ट्रोफिक चेंज, डायस्ट्रोफिक चेंज, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस और बिल्डिंग माउंटेन्स। इसमें जो चेंज आएगा, या तो फिर उन फोर्सेस की वजह से डायस्ट्रोफिक फोर्स लगेगी तो बिल्डिंग माउंटेन्स तक बन जाएंगे, इसमें तो इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा भाई। तो ये सारा जो चेंज है ये आपका वन साइड चेंज है, एंड दिस टाइप ऑफ चेंज इज occurred due to the forces of endogenic forces. They create two types of changes, diastrophic force, sudden forces that causes earthquake, volcanoes and landslides, and diastrophic force that build mountains. So the two types of forces are there from एंडोजेनिक फोर्सेस। दो टाइप के यहाँ पर जो है एंडोजेनिक फोर्सेस के टाइप बताए गए, सडन फोर्स और डायस्ट्रोफिक फोर्स। इनसे डायस्ट्रोफिक फोर्स से धीरे धीरे बनते हैं, माउंटेन से एकदम से नहीं बनते हैं, बट सडन फोर्स में जो आता है उसमें तो एकदम से सारे चेंज होता है, वोल्केनो आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, बहुत तबाही मच जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाएगी। तो ये दो टाइप के फोर्सेस हो गए हमारे एंडोजेनिक। अब हम इधर चलते हैं चिल्ड्रन, दैट इज़ अर्थ के मोमेंट्स। अर्थ मोमेंट में कौन सा आएगा, देखिए एक्सोजेनिक फोर्सेस। मैंने कौन सा बताया था आपको, एक्सोजेनिक फोर्सेस विच इज ऑकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, विच इज ऑकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज इरोजनल एंड डिपोजिशनल। हमारे सरफेस के ऊपर या तो इरोजन हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। एंड इरोजन में क्या आएगा आपका, दैट इज आपका रिवर की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, सी वेव्स से भी हो सकता है, और ग्लेशियर से भी हो सकता है। ये चारों जो हैं ये जो है इन्हीं की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर चेंज आते हैं, तो इरोजन होगा या डिपोजिशन होगा। बहुत तेज़ रिवर आई और रिवर में ज़्यादा ओवरफ्लो होगा वाटर, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगी। फ्लड आएगी तो आसपास का एरिया बहा ले जाएगी, उसमें मिट्टी का कटाव होगा जिसको आप इरोजन बोलते हैं। और वो जो मिट्टी जो बह के गई जहाँ पर भी वो जमा होगी तो उसको डिपोजिशन बोलेंगे। सो दिस हैपेंड ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ द रिवर। एंड सेकेंड दैट इज़ विंड। विंड मीन्स बहुत तेज़ हवा आई तो वहाँ से मिट्टी को उड़ा लेगी, और जहाँ पर भी वो एयर जो है स्लो हो जाएगी, विंड स्लो हो जाएगी, तो वहाँ पर वो मिट्टी जम जाएगी, तो वो होगा डिपोजिशन। और सी वेव्स, बहुत तेज़ लहरें आई, बहुत दूर तक चलेगी, तो वहाँ से जो हमारा जो है सी कोस्ट है, कोस्टल एरियाज से, वहाँ से मिट्टी जो है दूसरी साइड में चली जाएगी। और ग्लेशियर से भी ऐसे ही होता है, जब ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं या ग्लेशियर टूट जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बहा के ले के आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जब आइस के बड़े
पार्ट जो टूट जाते हैं ग्लेशियर से, तो जब वो बह के नीचे आते हैं तो रास्ते में जो बहुत सारे जो स्टोन्स होते हैं, बहुत सारी रॉक्स होती हैं, रॉक्स को भी तोड़ ताड़ के नीचे लेके आते हैं, और वो जो टूट के नीचे आते हैं दैट इज़ नोन एज द, क्या कहेंगे उसको, इरोजन बोलेंगे उसको। और फिर जहाँ के वो डिपॉजिट हो जाएंगे, जम जाएंगे, तो उसको डिपोजिशन बोलेंगे। सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर occurs ड्यू टू रिवर्स, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चार जो है, ये चार जो इसके पार्ट है, ये एजेंट है जो इन चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इरोजनल और डिपोजिशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी हम आगे चलते हैं, देखिए। बट बिफोर गोइंग लिटिल बिट इज़ देयर, ये एग्जाम्पल इसने यहाँ पर दिया हुआ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप इसकी स्टडी कर लेना चिल्ड्रन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है लिथोस्फेरिक। ग्लोसरी को आप ज़रूर देखिएगा व्हेन यू आर गोइंग टू टेक रीडिंग ऑफ एनी चैप्टर। जब भी आप किस चैप्टर की रीडिंग करें चिल्ड्रन, आपको ग्लोसरी या टर्मिनोलॉजी या फिर कीवर्ड्स ऐसे लिखे हुए ज़रूर मिलेंगे, उनकी आपको स्टडी करनी है ताकि आपको उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं, वो आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद चैप्टर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ग्लोसरी को हम स्टडी कर लेते हैं। भाई लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स। अब देखो अर्थ के नीचे बहुत सारी बड़ी बड़ी या छोटी छोटी क्या है, रेगुलर और रिजिड जो है, ये अलग अलग टाइप की है क्या प्लेट्स हैं। उन प्लेट्स के ऊपर ये सारे जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स उन प्लेट्स के ऊपर हैं। जितने भी हमारे ओशियंस हैं, 5 ओशियंस, ये सारे उन प्लेट्स के ऊपर हैं। नीचे बहुत बड़ी प्लेट्स हैं, जिन प्लेट्स के ऊपर पूरी अर्थ, एक तरह से आप ये कह सकते हो सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे हमारे ओशियंस उन प्लेट्स के ऊपर हैं। तो वो जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। और उन प्लेट्स में जब मोमेंट होता है तो उस मोमेंट की वजह से वो जो उस प्लेट्स में जो चेंज आएगा, जो मोमेंट होगा, उस मोमेंट से सरफेस के ऊपर भी हमारे चेंज आता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हमारे चेंज आता है। नाउ लुक, ये तो था आपका चिल्ड्रन इवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म्स की लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, ये हमने आपको बताया। लैंड फॉर्म बनने के अर्थ के जो मोमेंट्स हैं, तो एक तो आपको ये वन पार्ट ये बताया था एंडोजेनिक फोर्सेस का, दूसरा पार्ट क्या बताया था मैंने? एक्सोजेनिक फोर्सेस का। इस तरह से 2 फोर्सेस मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ एंडोजेनिक फोर्सेस। देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या आएगा चिल्ड्रन? फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मोमेंट्स। कई बार क्या होता है एकदम से ही चेंज आता है, सडन मोमेंट्स। एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मोमेंट, दूसरे टाइम में स्लो मोमेंट होगा। सडन मोमेंट्स लाइक अर्थ के, सडन मोमेंट्स में आपके अर्थ को भी खा सकते हैं, वोल्केनोज आ सकते हैं। कॉज मास डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही, मास मतलब बहुत लार्ज स्केल पर तबाही मचाते हैं जब एकदम से ऐसा सडन मोमेंट होता है अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर। अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनोज इरप्ट हो जाए, तो हमारे जो अर्थ का जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या होगा? मास डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी, बिल्डिंगें कोलैप्स हो जाएंगी, बिल्डिंगें गिर जाएंगी, पेड़ टूट जाएंगे, बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और अगर वहाँ पर वोल्केनो इरप्ट हो गया तो वोल्केनो इरप्ट होते ही बहुत सारा लावा निकलेगा, गैसेस बाहर आएंगी, और जो है बहुत सारा स्मोक भी हो जाएगा, सारा एरिया आसपास का सारा जो है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर वो सारा पोल्यूट हो जाएगा। तो ये 2 टाइप के अभी मैंने बताया, सडन मोमेंट में जो आता है अर्थक्वेक और वोल्केनोज। और ये किसकी वजह से आता है? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। किसकी वजह से आता है चिल्ड्रन? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। तो यहाँ पर देखो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ एंडोजेनिक फोर्सेस आर वर्किंग एंड हाउ दे बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन इज ऑकर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स of changes which happened on the surface of the earth। अब देखिए चिल्ड्रन, अगर हम बात करें अगला, नेक्स्ट वन इज यस, इससे पहले आपने स्टडी किया
तो ये हमने आपको बताया कि हमारी चेंजिंग अर्थ का जो बेसिक था। अब हम अगला बात कर रहे हैं आपको, दैट इज़ वोल्केनोज के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वोल्केनो का। वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द वेंट, समझते हो वेंट, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो ना ये वेंट देखो, ये हो गया वेंट, जहाँ पर ये कहीं पर भी इरप्ट हुआ और वहाँ पर एक साइड में आने लगे तो उसको बोलते हैं वेंट। ये वेंट आ गया, इसको वेंट बोलते हैं। एंड देखिए वोल्केनो इज ए वेंट, इसको ओपनिंग, जहाँ पर ओपन हुआ उसको वेंट बोलेंगे। इन द अर्थ क्रस्ट एंड थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, जहाँ से मोल्टन मटेरियल इरप्ट होता है, मोल्टन मटेरियल इरप्ट होता है तो वो क्या जाता है, वो होता है आपका क्या कि वोल्केनो। जहाँ से मोल्टन मटेरियल निकलना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं वेंट। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट देखो, अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, एंडो होता है इनसाइड, एक्सो होता है आउटसाइड। ये दोनों फोर्सेस के बारे में तो बताया ही मैंने, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक, तो दोनों फोर्स होगी इनसाइड आउटसाइड। और एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक इसने कितनी अच्छी तरह से देखो इसने एक्सप्लेन किया है, एंडो प्लस जेनिक और एक्सो प्लस जेनिक, तो दोनों में यूज हो गया एंडोजेनिक एक्सोजेनिक। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। तो इस तरह से एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दो फोर्सेस बन गई। एंडो तो हमारा ये क्या कहाँ पर हो गया, ये हो गया हमारा अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ, ये इनसाइड द अर्थ बन गया। और एक्सोजेनिक कहाँ हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से दो जगह पर ये फोर्स काम करती हैं, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ये आपका वोल्केनो की, किस तरह से वोल्केनो इरप्ट, देखो यहाँ से रेड कलर में कैसे आया। अब ये यहाँ पर एक क्रेटर बन गया और यहाँ पर गैसेज, जब ये बाहर निकलता है ना बहुत सारी गैसेज आती हैं और उसमें ऐसे होता राख निकलना, जैसे धोला काला काला सा जो मिट्टी सी चुना सा जो निकलता दैट इज। और ये हो गया आपका क्रस्ट मतलब जहाँ पर हम रहते हैं क्रस्ट हो गया। ये सेकंड लेयर होगी मेंटल। और सबसे नीचे कौन सी थी, वो थी आपकी कोर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर के पार्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये मैग्मा है, ये सारा मैग्मा। अब मैग्मा ऊपर इसको जैसे रास्ता मिला ऊपर जा रहा है। ऐसे जब इसको मिला कि इसको ऊपर जाने का रास्ता, तो धीरे धीरे ये यहाँ से ऊपर की साइड में जा रहा है और यहाँ पर ये आके ये क्या हो गया, यहाँ पर इरप्ट हो गया और साइड में ये जो है नीचे गिरता भी जा रहा है, नीचे गिर रहा है। तो फिर बाद में ये जो जम जाएगा और जमने के बाद ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कौन सी रॉक्स बन जाएंगी आपकी, प्राइमरी रॉक्स। और क्या नाम था प्राइमरी रॉक्स का, सेडिमेंट्री। अब आपको ध्यान आया ना पिछले चैप्टर में जो हमने क्लियर करवाया था। तो ये जब ये लावा साइड में गिर जाएगा और गिरने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, आफ्टर दैट इट विल बिकम एज द कन्वर्ट इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, तब ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने आपको बताया कि वोल्केनो कैसे इरप्ट होते हैं और वेंट क्या होता है कहीं से। ये देखो ये वेंट है, ये यहाँ से इरप्ट हुआ, इरप्ट होने के बाद इधर ही आने लगा, सो दैट इज वेंट। अब देखिए चिल्ड्रन, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स, जब कोई भी लिथोस्फीयर प्लेट्स मूविंग करती है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। नीचे जब कोई भी प्लेट्स का मोमेंट होगा ना चिल्ड्रन, तो हमारी अर्थ का क्या हो जाएगा, ऊपर सरफेस वाइब्रेशन पे आ जाएगा, वाइब्रेट। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट होता है ना, कई बार आपने क्या कर रखा होता है उसमें आपने आवाज़ कम कर रखी है और उसको वाइब्रेशन पे लगा रखा है, तो किसी कॉल आएगी ना तो वो वाइब्रेट होएगा, हिलेगा बुरी तरह से। तो ऐसे हमारी पूरी अर्थ ऐसे हिलती है, तो वाइब्रेशन में आती है। कब आती है वाइब्रेशन में, जब नीचे जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स में कोई मोमेंट हुआ तो मोमेंट होने के बाद पूरी अर्थ का जो सरफेस हो वाइब्रेट हो जाता है, तो ऐसे वो वाइब्रेशन में आ जाती हैं। सो दैट इज द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। ये वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाता है, पूरी अर्थ के ऊपर वाइब्रेशन आता है। दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। इन वाइब्रेशंस को ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं। आप समझ में आएगा अर्थक्वेक क्या होता है। द वाइब्रेशंस क्रिएटेड बाय द मोमेंट ऑफ द प्लेट्स दैट इज नोन एज द अर्थक्वेक। हमारी जो नीचे प्लेट्स हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी अर्थ है, सारे कॉन्टिनेंट हैं, ओशंस हैं, उन प्लेट्स में जब मोमेंट होता है, उन मोमेंट की वजह से वो जो वाइब्रेशंस हमारी अर्थ के ऊपर सरफेस तक आता है उसको बोलते हैं हम अर्थक्वेक।
समझ में आ गया? आई होप सो आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा ये। अब देखो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट्स स्टार्ट इट्स कॉल्ड फोकस। अब जहाँ से वो जो है वो मोमेंट जो स्टार्ट हुआ क्रस्ट के ऊपर जहाँ पर हुआ, वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड, जहाँ से वो मोमेंट स्टार्ट उसको बोलेंगे फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपीसेंटर। फोकस से ऊपर जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एपीसेंटर। देखो ये है, ये आ गया आपका, ये एपीसेंटर हो गया, ठीक है। तो और ये हो गया क्या? ये हो गया फोकस, जहाँ पर से स्टार्ट हुआ था, ये तो फोकस हो गया, केंद्र हो गया ना जहाँ से शुरू हुआ है। और उसके बाद फिर ये अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, यूँ डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे चला गया। ये अर्थक्वेक बना तो यहाँ से बना अर्थक्वेक। उसके बाद फिर ये आफ्टर दैट इट वेंट इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन जैसे। और ये जा के कहाँ पे पहुँच गया? ये हमारा क्या था? ये हमारा अर्थ सरफेस था, सरफेस के ऊपर ये वाइब्रेशन आ गए। एंड आफ्टर दैट आवर अर्थ इज शेकिंग, वाइब्रेटिंग, एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशंस what will happen there will be a lot of destructions, buildings will collapse and other materials will also be destroyed due to the earthquakes। कई बार आपने देखा ना अर्थक्वेक भुज में आया था 2004 में। भुज कहाँ पर है? गुजरात में। तो वहाँ कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ऐसे ही वहाँ पर जो है अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक से वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो ये हमने आपको अभी यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में बताया और किस तरह से ये आता है और कैसे वहाँ पर फिर चेंजेस आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा स्टडी और हम यहाँ पर कर लेते हैं। देर आर 3 टाइप्स, देर आर यू कैन से दैट 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। यहाँ पर हमारे अर्थक्वेक के 3 टाइप्स हैं। एक तो है पी वेव्स, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, पी वेव्स, जिसको लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। पी वेव्स को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। एक हमारा एस वेव्स। एस वेव्स क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव्स, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। एक होता है एल वेव्स। एल वेव्स क्या होता है? सरफेस वेव, जो सरफेस के ऊपर चलती है। इस तरह से ये हमारा 3 टाइप की हमारी वेव्स होगी। और ये वेव्स क्या है? ये वेव चलती हैं, इन वेव्स की वजह से अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं। जैसे मैं बताया ना कि यहाँ से यहाँ जा रही है, ये क्या है? ये वेव्स हैं, ये डिफरेंट दीज आर द वेव्स एंड दीज वेव्स बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये वेव्स हैं। अब ये इन वेव्स के अलग अलग नाम हैं। पी का मतलब होता है यहाँ से जहाँ स्टार्ट हुआ वो, तो पी का मतलब हो गया यहाँ पर क्या? प्राइमरी वेव्स। एस का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी वेव्स। और एल का ये आएगा आपका सरफेस, जो सरफेस के ऊपर जो वेव्स आती हैं उनको हम बोलते हैं एल वेव्स। इस तरह से 3 टाइप की वेव्स बनती हैं। और ये वेव्स किससे बनती हैं? ये वेव्स बनती है अर्थक्वेक की वजह से। आई होप यहाँ तक आपको सारे कंटेंट समझ में आ रहे हैं चिल्ड्रन। और जहाँ भी आपको डाउट लगे तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर देना और उसको समझने की कोशिश करना। अब देखिए यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से ये डिस्ट्रक्टिव बन जाती हैं। अब ये डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन गुजरात का मैंने एग्जांपल लिया। गुजरात में कैसे देखो अर्थक्वेक का, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, देखो इस बिल्डिंग को कैसे बीच से क्रैक आ गए, टूट गई है अलग अलग जगह से। ऑल द अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते भाई। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज, लेकिन इसके इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका जो प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, अगर हम प्रिपेयर्ड हैं बिफोर, अगर आने से पहले अगर हम प्रिपेयर हो जाए ना कि अर्थक्वेक आएगा, तो उसका नुकसान ज़्यादा नहीं होने देंगे हम। ये तो किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको रोक सकें और इसको अर्थक्वेक ना आने दें। इट्स नॉट पॉसिबल। अर्थक्वेक तो आएगा, बट हम क्या कर सकते हैं, अगर पहले से प्रिपेयर हों तो वो जो लॉस होने वाला है उस लॉस को हम कम कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक्स प्रिडिक्शन मेथड्स, कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड हैं कि कैसे बचे अर्थक्वेक से, कब आएगा तो क्या करना चाहिए। अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर्स। कुछ लोगों ने लोकल लेवल पर जो ना अर्थक्वेक प्रिडिक्शन
कि अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन किया लोकल लेवल पर कैसे, जैसे आप जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो पुराने टाइम से जो सिस्टम बना रखे हैं, अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, इस टाइप से कॉमन से जो लोकली लेवल पर जो लोग करते हैं वो, जैसे कि उन्होंने बताया कि एनिमल बिहेवियर, जब अर्थक्वेक आने वाला होगा ना तो एनिमल्स का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। फिश इन द पॉन्ड्स, पॉन्ड के अंदर जो फिश होंगी गेट एजिटेटेड, पॉन्ड के अंदर जो फिश होंगी वो ऊपर कूदने लग जाएंगे, उछलने लग जाएंगे, एंड दे विल ट्राई टू कम आउट ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड से बाहर आने की कोशिश करेंगे। स्नेक कम टू द सरफेस, और नीचे से स्नेक्स भी बाहर आ जाते हैं, सरफेस के ऊपर आते हैं। दे आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होल्स, वो अपने होल से बाहर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे स्नेक्स भी। इट मीन्स क्या हुआ कि ये चेंजेस हो गई, किसकी वजह से, कि उनको पता चल गया कि अर्थक्वेक आने वाला है। और ये किसने नोट किया, ये कॉमन पीपल ने। लोकल लेवल पर ये प्रिडिक्शंस हैं, जो कि आम लोग ये प्रिडिक्शंस करते हैं कि शायद अर्थक्वेक आने वाला है, और उससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते, रोक सकते, या यूँ कहिए कि किस तरह से हम उससे होने वाले लॉस को कम कर सकते हैं। सो दैट इज़ प्रिडिक्शन आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। डू यू नो, मैंने आपको कहा था ना कि आपने टर्मिनोलॉजीज़ को ज़रूर स्टडी करना है, या यूँ कहें कि जो कीवर्ड्स हैं उनकी स्टडी करना है, या फिर डू यू नो टाइप से जो दिया होता है लेफ्ट राइट में वो जरूर स्टडी करके चलिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन। अब यहाँ पर इसने कहा है कि अर्थक्वेक के मेजरमेंट करते हैं, किससे करते हैं मेजरमेंट, इज मेजर्ड विद ए मशीन, मशीन से करते हैं। एंड कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इस मशीन का क्या नाम रखा उन्होंने, सिस्मोग्राफ। So when we want to measure the earthquake, the machine which is used, the name of the machine is seismograph. The magnitude of the earthquake, earthquake के magnitude को बताती है, measured on the Richter scale, उसको Richter scale पे हम measure करते हैं, and earthquake of 2.0 और less कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटल। अगर 2.0 या उससे कम आया ना उसके मैग्नीट्यूड पे, रिएक्टर स्केल पर 2.0 आता है तो उसको हम ज़्यादा नहीं मानते, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो कॉमन है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0, अगर 5.0 अर्थक्वेक आता है कैन कॉज, वो डैमेज कर सकता है, अभी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, हमारी बिल्डिंगें गिर सकती हैं। अगर 5.0 आता है ना रिएक्टर स्केल पर हम नापते हैं अर्थक्वेक को कितना स्ट्रॉन्ग था, तो रिएक्टर स्केल बताता है कि इतना, इसका जो मैग्नीट्यूड था वो इतना था। अगर 5.0 आता है अर्थक्वेक तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ये 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड, अगर 6.0 का रिएक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड आता है उससे ज़्यादा आता है तो, और सो कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, और 7.0 क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक। 7.0 को तो हम क्या कहते हैं कि ये तो भाई मेजर अर्थक्वेक है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक है। तो इस तरह से अर्थक्वेक को जो मेजरमेंट करते हैं दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द मशीन, एंड द नेम ऑफ द मशीन इज सिस्मोग्राफ। एंड और उसको हम किस पे मेज़र करते हैं, रिएक्टर स्केल पर मेज़र करते हैं। 2.0 कोई ज़्यादा नहीं होता है, 5.0 डैमेज कर सकता है, 6.0 ज़्यादा डैमेज कर सकता है, और 7.0 तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अभी ये हमने आपको यहाँ पे बताया। अब देखिए ये मशीन भी नीचे दिखाई हुई है, आप इसको ज़रूर इसको देखिएगा, ये दिस टाइप ऑफ मशीन इज यूज्ड, इस टाइप की मशीन है, एंड दिस इज नोन एज द सिस्मोग्राफ। इसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं चिल्ड्रन। ये जो आपकी पिक्चर्स दी होती हैं बुक्स के अंदर उनकी आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा, एक एक वर्ड का, एक एक पिक्चर का, एक एक जो पॉइंट है उन सब का मीनिंग होता है। सो यू हैव टू टेक डीप स्टडी, आप इनकी बिल्कुल डीप में स्टडी कीजिएगा। और जो बच्चे कुछ कहीं कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि मोस्टली जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनमें इसी टाइप की चीज़ें जो पूछी जाती है, इस टाइप के क्वेश्चंस उनमें भी आते हैं। तो इनको बड़े ध्यान से देखकर आगे बढ़ते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर रीड द अर्थक्वेक, एक कोर्स, एक केस स्टडी दिया गया यहाँ पर, देखिए सी देयर केस स्टडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइंस दैट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर्स आफ्टर द क्वेक होने के बाद एक हेडलाइंस आया, अरेंज दिस इवेंट्स सीक्वेंस में। देखिए एन इमेजिन है क्विक सडनली शुक इन द मिडल ऑफ द स्कूल डे, दोपहर में अगर आ जाए जब आप स्कूल में, तो क्या वेयर वुड यू गो फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए आप कहाँ पर जाएंगे। अगर आप स्कूल में हैं उस टाइम अर्थक्वेक आ जाए तब आप सेफ्टी के लिए कहाँ जाएंगे, इस टाइप का इसने यहाँ पर बताया है। देन व्हाट कैन बी, देखिए ये आपका
अर्थक्वेक प्रिपरेशन आप क्या करेंगे, वे हैव टू गेट शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में आपको कहाँ पर शेल्टर मिलेगा, कहाँ रुकेंगे आप? सेफ स्पॉट, एक तो होगा सेफ स्पॉट अंडर किचन काउंटर, किचन काउंटर के नीचे जा सकते हैं, टेबल के नीचे जा सकते हैं, डेस्क अगेंस्ट द एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल, वॉल के अंदर जो कॉर्नर उसके अगेंस्ट, टेबल के अगेंस्ट, टेबल के दूसरी साइड में डेस्क के अगेंस्ट, इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल का जो कॉर्नर है ना उसके नीचे जा सकते हैं, किचन के अंडर काउंटर के नीचे जा सकते हैं किचन में। स्टे अवे फ्रॉम, किससे दूर रहना चाहिए जब अर्थक्वेक आ रहा हो? फायर प्लेसेस, आग लग सकती है वहाँ से दूर हो जाइए। एंड एरियाज अराउंड चिमनी, चिमनी के आसपास का जो एरिया वहाँ से दूर हो जाइए। विंडो के आसपास से दूर हो जाइए, क्योंकि विंडो जो होगी अगर वहाँ आप खड़े हैं अर्थक्वेक आ गया तो विंडो का जो शीशा है वो टूट कर आपके ऊपर लग सकता है। एंड शटर इंक्लूडिंग मिरर, मिरर से भी दूर हो जाइए। एंड पिक्चर फ्रेम जो होता है हमारी वॉल्स पे जो लगे होते हैं उन सब से भी आप दूर हो जाइए अगर अर्थक्वेक आ रहा तो। एंड बी प्रिपेयर्ड, आपने क्या प्रिपरेशन करनी है अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो? अगर अर्थक्वेक आता है तो व्हाट आर द थिंग्स टू प्रिपेयर? स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स में सबसे पहले तो आपने अवेयरनेस लाने की, आपको करना क्या क्या, कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। फाइनली एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। सबसे पहले अवेयरनेस लाइए, फैलाइए अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर को, और फेस कीजिए किसी भी डिजास्टर का कॉन्फिडेंटली, बड़े कॉन्फिडेंस वे में फेस कीजिए, क्योंकि आप उस डिजास्टर को तो नहीं रोक सकते, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें आप क्या करेंगे, उसको बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको फेस कीजिए ताकि आप उसको ओवरकम कर सकें। एंड चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ मेजर लैंडफॉर्म्स। अब ये मेजर लैंडफॉर्म्स का देखिए, इससे पहले तो हमने वोल्केनोज के बारे में स्टडी किया, ठीक है। अब मेजर लैंडफॉर्म्स जो लैंड एरिया जहाँ पर है, अब देखिए मेजर लैंडफॉर्म्स में क्या क्या आएगा? बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, दो प्रोसेस होते हैं लैंडफॉर्म्स के ऊपर, वेयरिंग एंड इरोजन। या तो वहाँ पर कुछ आके जमा होगा लैंड के ऊपर, या वहाँ से इरोज होके चला जाएगा, बह जाएगा। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर वेदरिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ये तीन ऐसे एजेंट हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर से लैंड जो कवर है, लैंड को बहा ले जाते हैं, वहाँ से वह वाश आउट हो जाता है, वहाँ से सोयल वाश आउट हो जाती है। द इरोडेड मटेरियल्स इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। जो इरोडेड मटेरियल होता है, जो बहा के ले जाया हुआ जो मटेरियल होता है, वो कहाँ जाएगा चिल्ड्रन? या तो उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे, पानी के जरिए वो बह के आगे चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। ऊपर से बहुत तेज़ पानी आ रहा है तो हमारी जो लैंड है, लैंड के ऊपर की जो मिट्टी है वो मिट्टी बह के चली जाएगी, उसको ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। या फिर बहुत तेज़ हवा आएगी तो मिट्टी उड़ के चली जाएगी। तो दो टाइप से होगी ना, व्हेन आवर surface of the earth is washed by the water, and that is and second form that is with the wind, that is, so there are the three things: water, wind and ice. These are the three different agents which carry our surface of the water and इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और कहीं दूसरी जगह पर जाके वो क्या करते हैं, इनको डिपॉजिट कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। और ये इरोजन और डिपोजिशन, इससे क्या होगा चिल्ड्रन? इरोजन डिपोजिशन से ही क्या हो जाता है, हमारा जो लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म सरफेस के, अर्थ के सरफेस के ऊपर हमारी लैंड फॉर्म्स बन जाती हैं। एक जगह से मिट्टी उड़ के चली जाएगी, दूसरी जगह पर जमा होगी, और जहाँ पर जमा होगी उसको क्या बोलेंगे हम? डिपोजिशन। और जहाँ से वो वाश आउट हो गई है उसको क्या बोलेंगे? इरोजन। सो देयर आर टू वर्ड्स, इरोजन एंड डिपोजिशन, एंड दीज टू एक्शंस आर बीइंग डन बाय विंड, बाय रिवर्स, वाटर और आइस। तो तीन चीज़ों से, इसके
3 एजेंट हैं डिपोजिशन और इरोजन के। दीज 3 एजेंट्स आर, कौन कौन से एजेंट्स हैं? वाटर, विंड एंड आइस। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है वर्क ऑफ ए रिवर। एक रिवर कैसे काम करती है, हाउ ए रिवर इज वर्किंग, रिवर का क्या इम्पैक्ट होता है। अब ये देखिए रिवर का इम्पैक्ट यहाँ पर कैसे कैसे आता है। द रनिंग वाटर, जो भी वाटर रनिंग करता है चिल्ड्रन, इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप। जो पानी बह के जाता है ना वो लैंडस्केप को, जैसे यहाँ से ये पानी बह रहा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये जो लैंडस्केप है यहाँ से इसको बहा के लेके जा रहा है नीचे। हार्ड रॉक के ऊपर से गया, नीचे गिरा, नीचे यहाँ पर क्या था, ये वैली थी, यहाँ पर धीरे धीरे पानी जमता चला गया, फिर ये भर गया, भर के फिर इसको ऊपर से फिर आगे चला जाएगा। तो इस तरह से यूँ चलता रहता है। तो जो वाटर है रिवर का जो पानी वो इरोड करके लेके आता है लैंडस्केप को। इरोड मतलब वहाँ से बहा के ले आएगा। व्हेन द वाटर टम्बल्स एट स्टीप एंगल्स, जब स्टीप एंगल्स पर ऐसे टम्बल्स होके आएगा वाटर और वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। तब ये जो इतने ऊपर से पानी जब एकदम से नीचे गिरा ना, इसको क्या बोलेंगे हम, इट इज़ नोन एज द वाटरफॉल। क्या बोलेंगे चिल्ड्रन इसको, दैट इज़ नोन एज द वाटरफॉल। इसको हम वाटरफॉल बोलेंगे भाई। पानी ऊपर से एकदम से सीधा नीचे गिरता है, क्यों? क्योंकि ये पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों में से पानी आ रहा है और एकदम से बड़ी रॉक्स थी, रॉक के बिल्कुल नीचे सीधा नीचे था, तो वाटर जहाँ गिरा उसको वहाँ पर वाटरफॉल बन गया। तो ये एक रिवर के बारे में बताया गया कि रिवर आई कैसे वो बहा के लेके आते और ऊपर जब एक सीधा नीचे आता तो वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये वाटरफॉल कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। देखिए देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर हज़ारों की संख्या में वाटरफॉल हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। अंडरलाइन कीजिए, साउथ अमेरिका के अंदर जो है सबसे बड़ा जो हाईएस्ट सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल है वो एंजल फॉल्स है वेनेजुला का, साउथ अमेरिका के अंदर। द अदर वाटरफॉल्स वो कौन सा, नाइजीरिया फॉल्स है। अब नाइगरा फॉल्स कहाँ पर है, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएस। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के ऊपर ये नियाग्रा वाटरफॉल्स है। नियाग्रा वाटरफॉल्स दैट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। एंड विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है, बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के ऊपर ये आपका आ गया विक्टोरिया वाटरफॉल्स। तो इस तरह से अलग अलग 3 इन्होंने वाटरफॉल्स के बारे में बता रखा है, किस किस कंट्रीज़ में है, कहाँ पर ये वाटरफॉल बनते हैं, वो इन्होंने मेंशन किया बुक के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एज द रिवर एंटर्स इन प्लेन, जैसे ही रिवर फिर ऊपर से आने के बाद प्लेन पे आएगी रिवर्स, सो व्हाट विल बी देयर, जैसे वो प्लेन के ऊपर आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, प्लेन पे जब रिवर आएगी चिल्ड्रन, सो दैट विल बी, अब जैसे ही वो जो रिवर्स नीचे आके प्लेन एरिया पे एंटर करेंगे, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मिंडर्स। तो वहाँ पर क्या बनाएंगे वो मिंडर्स बनाएंगे। अब देखो इनका भी ये बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बातें, और बड़े आपने अंडरलाइन भी करना है कि मिंडर्स कैसे बनते हैं। ये सारा आपका क्या, ये फ्लड प्लेन एरिया है। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मिंडर, द एंड्स ऑफ द मिंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। अब ये यहाँ पे देखिए, ये मिंडर की देखिए यहाँ पर एक ये दिया हुआ फीचर्स। अब ये सारा इसको आप बड़े ध्यान से स्टडी कीजिए। ये जो फिगर दी हुई है फ्लड प्लेन से ऑक्सबोल, एक ये साइड में जब रिवर जा रही थी नीचे तो धीरे धीरे वहाँ पर मिट्टी जमती चलेगी तो फिर वो उसने रिवर ने क्या किया, अपना कोर्स चेंज कर लिया। अब इधर से इधर आई, इधर से फिर ये इस साइड में टर्न कर गई क्योंकि ये इधर मिट्टी जम गई है। ये इधर मिट्टी जमने के बाद फिर क्या हुआ, इसने इधर कोर्स चेंज कर लिया, फिर दूसरी साइड में हो गया तो फिर इधर। तो इस तरह से रिवर अपना क्या करती है, कोर्स चेंज करती रहती है। और जहाँ जाओ कोर्स चेंज करती है, वहाँ जो मिट्टी जो जम जाती है, तो जो साइड में जो भी डिपोजिशन होता है उनके डिफरेंट नेम सब यहाँ पर देखिए। मिंडर, ये यहाँ पर जब यहाँ से इसने कोर्स चेंज किया ना तो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया और इसको कहा हमने मिंडर। और उसके बाद ये जो काफ़ी डिस्टेंस पे चलेगी, जब वहाँ पर डिपॉजिट हो कि काफ़ी दूर से चलेगी तो ये वहाँ पर एक लेक बन गई और उस लेक का नाम रखा ऑक्सबॉल लेक।
तो दोनों चीज़ क्लियर होगी ना। जैसे रिवर अपना कोर्स चेंज करती है, लेफ्ट राइट में जाती है, क्यों लेफ्ट राइट में जाती है, यहाँ देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारी सॉइल डिपॉजिट होगी, सॉइल डिपॉजिट यहाँ पर होगी तो अपना रिवर इधर घूम गई। अब यहाँ के इधर सॉइल डिपॉजिट होने स्टार्ट होगी तो रिवर फिर इधर घूम गई, फिर यहाँ के फिर यहाँ कुछ डिपॉजिट हुआ तो फिर इस साइड में टर्न कर गई, और इस साइड में फिर यहाँ पर डिपॉजिशन हुआ उसका जो आपका सॉइल का, तो रिवर ने अपना कोर्स इधर टर्न कर लिया, फिर यहाँ पर डिपॉजिशन हुआ फिर इधर। तो इन दिस वे ये कहाँ पर होता है, ये रिवर का जो माउथ होता है चिल्ड्रन वहाँ पर होता है इस तरह का। रिवर माउथ पे जो रिवर बिल्कुल स्लो हो जाती है, स्पीड बहुत कम हो जाती है रिवर की, और वहाँ पर फिर ये जो भी बहा के लेके आ रही है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर इस टाइप की फिगर्स बनती है और इनके डिफरेंट नेम्स मैंने आपको यहाँ पर आप बताया। अब देखिए, ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिंडर, द एंड्स ऑफ द मिंडर लुक कम क्लोजर। जो एंड होता है वो बिल्कुल क्लोज होता है इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम के साथ साथ क्या होता है, द मिंडर लुक कट ऑफ फ्रॉम द रिवर से मिंडर लुक कट ऑफ हो जाता है और क्या बन जाता है, फॉर्म्स एन कट ऑफ लेक, और इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे फिर, ऑक्सबो लेक। ये पहले तो इसके साथ से जा रही थी रिवर, पहले यहीं से जा रही थी, इधर से जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ फिर और ज़्यादा डिपोजिशन होता गया तो रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, और ये पानी यहाँ पर जो था काफ़ी सारा ये यहीं की रह गया और ये ऑक्सबो लेक में कन्वर्ट हो गया। अब रिवर तो अपना चलती रहेगी, तो इधर ज़्यादा डिपोजिशन हो गया तो अपना कोर्स इधर चेंज कर जाएगी, इधर डिपोजिट ज़्यादा हो गया तो उधर चेंज कर जाएगी, क्योंकि पानी तो रुकेगा नहीं। बट दैट इज़ मूविंग इन वेरी यू कैन से स्लो स्पीड, काफ़ी स्लो स्पीड में वो मूविंग कर रहा है। दिस लीड्स टू, अब यहाँ पे देखिए, ओवरफ्लो इन बैंक्स। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। उस टाइम क्या करता है, रिवर ओवरफ्लो करती है इसके बैंक से, एंड दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। नेबरिंग एरियाज में क्या होती है, फ्लडिंग होती है। एंड इट इज़ एज इट फ्लड्स, जैसे फ्लड आता है, इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ द फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। और जब फ्लड आता है तो बहुत फाइन क्वालिटी की सोइल वहाँ पर जम जाती है, उसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। अलॉन्ग इट्स बैंक, एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। इसको हम क्या कहेंगे, फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बोलेंगे। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। अब रेज्ड बैंक्स, ये जो बैंक्स, ये देखिए इसको बोलेंगे हम लीव्स। ये जो बन गया ना बैंक, किनारा जो था ना रिवर का, तो ये जो है ये क्या बन गया, ये बन गया लीव्स, इसको हम लीव्स कहेंगे। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स एज द रिवर अप्रोचेज द सी। जैसे रिवर समुद्र के पास पहुंचने को होती है, अप्रोचेज पहुंची नहीं है लेकिन पहुंचने को है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। जो स्पीड है वाटर की फ्लो करने की वो बहुत धीमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है स्पीड भी। जैसे इतनी स्पीड में ऊपर से आई थी ना, वो इतनी स्पीड नहीं रहती है, दैट बिकम्स वेरी स्लो। तो वो जो स्पीड है वाटर की वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया, दैट इज अप्रोचेज द सी। अप्रोचेज द सी, अप्रोचेज द सी का मतलब है कि समुद्र में अभी पड़ गई नहीं है रिवर, वो समुद्र तक पहुँची नहीं है, लेकिन वो जाने वाली बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो वो अप्रोचेज द सी वहाँ की बात कर रहा है। तो वहाँ उस एरिया में जब रिवर पहुंच जाती है वहाँ तक, तो वहाँ उस रिवर की जो है स्पीड बहुत कम हो जाती है। स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। पानी जो बह रहा है ना उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। कहाँ पर जाके कम हो जाती है, जब वो बिल्कुल नियर आ जाती है। किस चीज़ के नियर आ जाती है कि अब तो बिल्कुल उसका एंड हो जाएगा और सी के अंदर चली जाएगी। सो दैट इज़, अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप। रिवर क्या होता है, वो धीरे धीरे रिवर जो है अब यहाँ पे आके क्या करेगी, रिवर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए कैसे होएगी, रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, देखो ये रिवर आ रही है यहाँ से, ये रिवर यहाँ से ऊपर से आई है, अब इसके बाद थोड़ी सी इधर चली गई, थोड़ी सी इधर चली गई, थोड़ी सी इधर, तो ये डिफरेंट स्ट्रीम्स होगी रिवर की। ये रिवर की स्ट्रीम्स हैं, इनको क्या कहेंगे, ये जब थोड़ा पानी इधर उधर होगा तो उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वाटर इसने रिवर पे, नीचे से तो एक ही रिवर आ रही है, लेकिन आगे आके इस रिवर ने थोड़ा पानी इधर उधर दे दिया, तो जहाँ जहाँ पानी इसका इधर उधर चला गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलेंगे चिल्ड्रन, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर। द रिवर
बिकम्स एज सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, इतना स्लो हो जाती है कि रिवर यहाँ पर आकर सारा का सारा जो भी मिट्टी आ रही थी वो सारा यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ऑन माउथ, हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना माउथ होता है। अभी जैसे ये इसका माउथ ही तो हो गया यहाँ पर, दिस वन। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स ए डेल्टा, अब जो भी कलेक्शन जो सेडिमेंट्स जो लेके आए माउथ के ऊपर, और देखो ये जम गए यहाँ पर, तो ये जो जम गए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, दिस विल बिकम एज द डेल्टा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, ये आपका डेल्टा बन जाएगा। यहाँ पर रिवर के माउथ के ऊपर बनता है डेल्टा। और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनता है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से बनाती है। तो अब ये रिवर के माउथ के ऊपर जो बनता है दैट इज नोन एज द डेल्टा। दिस थिंग इज क्लियर टू यू, आई थिंक सो। अब आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन, वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स का काम क्या होता है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। जो भी इरोजन हुआ या डिपोजिशन हुआ सी वेव्स का, सी वेव्स। अब आप रिवर को भूल जाए बिल्कुल, जस्ट फॉरगेट अबाउट रिवर। अब हम समुद्र में आ जाते हैं। सी के जो वेव्स आती हैं ना, जैसे सी है, समुद्र है, इसकी जो वेव्स यूँ अप डाउन ऐसे वेव्स नहीं आती रहती। कभी आप सी के आसपास गए हो तो उसमें बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उनको बोलते हैं वेव्स, लहरों को वेव्स बोलते हैं। ये सी वेव्स हैं। तो ये जो सी वेव्स हैं, ये सी वेव्स ही काफ़ी कुछ लेके आती है। और जो है जो किनारा होता है ना, सी कोस्ट बोलते हैं उसको, सी कोस्ट, सी कोस्ट, कोस्टल एरिया जो कहा जाता है ना, कोस्ट के ऊपर लाके वो जमा कर देती हैं। सो डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जैसे जैसे वहाँ पर कोस्टल एरिया पे जमा होता रहेगी मिट्टी, तो वहाँ पर वो एरिया ऊपर उठता रहेगा क्योंकि मिट्टी जमा हो रही है बार बार। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, रॉक्स को बार बार स्ट्राइक भी करती हैं। देखो ये रॉक है, ये रॉक्स है, इस रॉक को बार बार सी आ रही है, सी की वेव्स आ रही है और इसको स्ट्राइक करेंगे बार बार, यूँ कर रहे हैं जस्ट लाइक। तो बार बार आएंगी, इसको हिट करेंगे, तो बार बार इसको स्ट्राइक कर रहे हैं सी वेव्स आके। तो उससे क्या होगा, क्रैक डेवलप, उसके बीच में क्रैक है। देखो ये क्रैक हो गया यहाँ पर। ये किसकी वजह से क्रैक बना चिल्ड्रन, इन सी वेव्स के बार बार आने से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये क्रैक बन गया। ये बार बार टकराने से सी वेव्स का जो है, यहाँ पर ये रॉक्स थी, सी के अंदर रॉक थी बहुत बड़ी, इस रॉक के अंदर बार बार क्या हुआ, ये स्ट्राइक करने से क्या हो गया, यहाँ पे ये होल हो गया। एंड क्रैक डेवलप ओवर टाइम एंड बिकम्स लार्जर एंड वाइडर। टाइम के साथ साथ ये क्रैक ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, बहुत बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद फिर जो बीच से टूट जाता है और दो अलग अलग पार्ट बन जाती है, अलग पार्ट, ये अलग पार्ट। एंड होलो लाइक केव्स, ये होलो भी बन जाएगा धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग, होलो लाइक केव्स हो गया। एंड फॉर्म एंड ऑन द रॉक्स, रॉक्स के ऊपर ये बन जाएगा। एंड दे आर कॉल्ड, इसको सी केव्स बोलेंगे। देखो ये सी केव्स, ये रहा, ये सी केव्स बने। यहाँ पर धीरे धीरे जब पानी टकराता रहा ना, टकराने से क्या बन गया, सी केव्स बन गए यहाँ पर। सो when the sea waves are coming and they are striking again and again, then तो क्या हुआ, यहाँ पर ये होल हो गया और ये क्या होल क्या बन गया, सी केव बन गया। एज दीज कैविटीज़, देखो बड़ा अच्छा वर्ड दिया, कैविटीज़ आपको पता है आपके दांत में जब कई बार होता है ना ब्लैक सा हो जाता है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, भाई इसको डॉक्टर को दिखा के आओ। डॉक्टर क्या कहेगा, इसको तो क्या हो गया, टूथ कैविटी होगा, अभी इसके तो दांत में जो है ना होल हो गया है, तो वो तो हो गया कैविटीज़। कई बार आपने पेप्सोडेंट का एग्जांपल भी सुना होगा, पेप्सोडेंट करते हैं कि कैविटी को कम करना तो ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, तो इस टाइप से। अब यहाँ पर कैविटी किसके अंदर हो गया, ये कैविटी हो गया है इसके अंदर, ये जो यहाँ पर रॉक्स के अंदर सी वेव्स के बार बार आने से और स्ट्राइक करने से एक कैविटी हो गया और ये बन गया सी केव्स। क्या बन गया, सी केव। एंड एज दिस कैविटीज़ बिकम्स बिगर, जैसे जैसे ये कैविटीज़ क्या बड़ी बन जाती हैं और फिर क्या होता है, द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स। अब ये धीरे धीरे इसके नीचे से पार होते हैं और इसका रूफ ऊपर का यूँ कहीं रह जाता है। एंड 10 फॉर्म्स सी आर्क, तब वहाँ पर क्या सी आर्क बन जाता है। वो धीरे धीरे कोलाइड हो के आर पार पानी चलाता है, लेकिन छत तो ऊपर यूँ क्यों रहेगी है। सो रूफ इज एज इट इज़ बट वाटर इज क्रॉसिंग फ्रॉम द डाउन साइड ऑफ द रॉक। तो ये नीचे से जो वाटर क्रॉस हो जाता है, आर पार होता है, उसको बोलेंगे सी आर्क, वो सी आर्क बन जाता है। चलिए, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। उसके बाद फिर क्या इरोजन क्या करता है, वो रूफ
रूफ वहाँ पर बन गया और फिर वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा इरोज होता है, तो सिर्फ एक वॉल रह जाती है, वहाँ पर दीवार रह जाती है बस। and then after that only walls are left. These walls like features are called स्ट्रेक्स, इनको स्ट्रेक्स बोलते हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ इसमें क्रैक हो जाएगा और क्रैक होने के बाद जैसे पहले होल हुआ, ये सी आर्क बन गया, फिर इसमें क्रैक हो गया और क्रैक होने के बाद क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, क्रैक होने के बाद ये ऐसे जैसे बीच से क्रैक आ गया तो ऐसे बन जाएगा, ये अलग से हो जाएगा पोर्शन, ये अलग सेपरेट रहेगा। तो बीच से वाटर बिल्कुल क्लियर, देखो ये बीच से हो गया ना, सो दैट इज, इसको बोलेंगे हम स्टेक, that is known as the stake. And the steep rocky coast rising almost vertically above sea water, सी वाटर के ऊपर जो वर्टिकली जो चलती हैं, देखो वर्टिकली कौन सी होती हैं, स्टीप रॉकी कोस्ट, जो कोस्टल एरिया बन गया ना रॉकी, नीचे से ऊपर जो होता है देखो वी से बनता है वर्टिकल ऐसे, इसका मतलब क्या वर्टिकल यू बनेगा, यूँ ऊपर नीचे ये बनेगा वर्टिकल। और अगर आप लेफ्ट राइट में देखेंगे तो वो बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल, एच से हॉरिजॉन्टल, वी से वर्टिकल, वर्टिकल ये ऊपर नीचे वर्टिकल। तो वर्टिकल क्या बना यहाँ पर, वर्टिकल बन गया ये जो है ना ये रॉक्स हैं, ये रॉक्स वर्टिकली बन गई यहाँ पर, जस्ट लाइक ऊपर नीचे खड़ी नहीं होगी, तो ये बन गई आपकी वर्टिकली। रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर, सी वाटर से ऊपर रह गई है, उसको कहेंगे सी क्लिफ। क्या बोलेंगे चिल्ड्रन, उसको बोलेंगे हम सी क्लिफ। अभी आगे आएगा, द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेज। अब जो सी वेव्स है ये सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं, वहाँ पर काफ़ी सारा सेडिमेंट लाती रहेंगी और डिपॉजिट होता रहेगा, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा सी, देन शोर के ऊपर लेके आएंगे और डिपॉजिट हो जाएगी, तो वहाँ पर सी बीचेज बन जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम सी बीचेज, बीच बन जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी आ रही है और वहाँ पर डिपॉजिट हो रही है, और वो सोइल कहाँ से आ रही है, वो हमारे सी के अंदर से, समुद्र के अंदर से आ रही है और किनारों पे गिर रही है, तो वहाँ क्या बन जाएगा दैट विल बिकम एज द बीचेज, वहाँ पर सी बीचेज बन जाएंगे आपका। वर्क ऑफ द आइस, आइस का वर्क क्या होता है, देन ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, ग्लेशियर्स क्या हैं, ये रिवर्स हैं आइस के, एंड विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सप्लोर द सॉलिड रॉक्स बिलो। अब ग्लेशियर्स, देखो ग्लेशियर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं अभी चिल्ड्रन, सो लुक हेयर, रिवर्स ऑफ आइस क्या होता है, ग्लेशियर, ग्लेशियर्स आर नोन एज द रिवर्स ऑफ आइस, ये आप लर्न कर लीजिए यहाँ पर, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। विच टू, ये भी रोडिंग करते हैं, ये भी तोड़ के लाते हैं मटेरियल्स को, द लैंडस्केप को तोड़ के लाते हैं बाई बुलडोजिंग सोइल, सोइल को बहा के लेके आते हैं, स्टोन्स को भी तोड़ के लाते हैं, एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो, रॉक्स को भी तोड़कर नीचे लेके आएंगे, एंड ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होल्स, ग्लेशियर्स भी बड़े बड़े होल्स बना देते हैं अभी। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड, जैसे जैसे आइस मेल्ट होएगी तो वो भरते चले जाएंगे, पानी से भर जाएंगे, एंड बिकम्स ब्यूटीफुल लेक्स, क्या बन जाएगा ब्यूटीफुल लेक्स बन जाए। देखो यहाँ पर ये ग्लेशियर्स है, ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, पानी मेल्ट होकर नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो फिर आके जब आप बहुत सारा आगे आ जाए तो रिवर बन जाएगी ये, और अगर कहीं झील है यहाँ पर और वहाँ पर जमा हो गया तो वहाँ लेक बन जाएगी। तो ये ग्लेशियर के मेल्ट होने से लेक्स और रिवर्स बनती हैं भाई, इसका मतलब रिवर्स ऑफ आइस को हम ग्लेशियर बोलते हैं। द मटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर जो मटेरियल लेके आते हैं जैसे रॉक्स है, बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिट, या डिपॉजिट होते हैं, दिस डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेल्स, इनको क्या कहते हैं हम, इनको बोलते हैं ग्लेशियर मोरेल्स। जो डिपॉजिट होते हैं, जो मटेरियल बहा के लेके आते हैं, ग्लेशियर्स जो मटेरियल लेके आते हैं, और जैसे बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, छोटी रॉक्स वो भी बहा के लेके आएंगे ग्लेशियर्स, ऊपर से बहुत सारा बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ एक तरह से जो आइस के टूट जाएंगे और टूट के नीचे बहते आएंगे और बह के आएंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ों को बहा के लेके आएंगे, उसमें सैंड भी होगा, सिल्ट भी होगी, और जहाँ पर वो डिपॉजिट होंगे तो वो डिपोजिशन वाला जो प्लेस होगा दैट इज़ नोन एज ग्लेशियल मोरेल्स। क्या बोलेंगे उसको हम चिल्ड्रन, ग्लेशियर मोरेल्स उसको बोलेंगे हम। अब देखिए वर्क ऑफ द विंड, अब ये नया टॉपिक आपका है विंड। अब विंड क्या काम करता है अगर हम यहाँ पर बात करें तो चिल्ड्रन, विंड यहाँ पर, हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, क्या आपने कभी डेजर्ट का विजिट किया, कभी डेजर्ट में गए हो? अब आप कहेंगे कि सर डेजर्ट कहाँ है, ये बेटा इंडिया में कहाँ पे डेजर्ट, सोचो ज़रा,
इंडिया में हमारे देखो डेजर्ट में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। अब यहाँ हम बात करेंगे आपके हॉट डेजर्ट की। हॉट डेजर्ट कहाँ पर है ये? हॉट डेजर्ट इंडिया के अंदर है आपका। कहाँ पर है? दैट इज इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर है भाई। एंड द नेम ऑफ द डेजर्ट इज दैट इज थार। क्या नाम है चिल्ड्रन डेजर्ट का? थार राजस्थान में है भाई। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। अब वहाँ पर क्या होता है डेजर्ट के अंदर? वहाँ पर सैंड ड्यून्स होती हैं। सैंड ड्यून्स मिट्टी के बहुत बहुत जो है ड्यून्स मिट्टी के पूरे पूरे ढेले के ढेले उठते हैं एक जगह और दूसरी जगह पर डिपोजिट हो जाती हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन। इरोजन का जो एक्टिव एजेंट है डिपोजिशन इन द डेजर्ट में डिपोजिट होता है उसको बोलते हैं विंड। विंड एक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट में जो इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है वो किसकी वजह से होता है चिल्ड्रन? दैट इज ड्यू टू विंड। विंड की वजह से होता है। एंड इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम। अब डेजर्ट में आपको रॉक्स भी दिखाई देंगी, लेकिन रॉक्स कैसी होंगी? मशरूम टाइप की होंगी। एंड कॉमनली कार्जिन को मशरूम रॉक ही कहा जाएगा। मशरूम कैसे हुआ कि ऊपर से तो ये ऐसे होंगी और इस टाइप से नीचे उनका जो होगा वो नैरो होगा, ये आपका फ्लैटलैंड हो गया। इस टाइप के रॉक्स मिलेंगी वहाँ पर नीचे से ऐसे। तो मशरूम जैसे मशरूम होता है ना ऊपर से ये और नीचे से बिल्कुल पतली सी मशरूम आपने खाई है ना कभी? जो हम वेजिटेबल बनाते हैं मशरूम की सब्जी बनती है, तो इस टाइप की रॉक मिलेंगी वहाँ पर। ऊपर से तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, नीचे से नैरो हो जाएगा। तो मशरूम रॉक्स मिलेंगी आपको। कहाँ पर मिलेंगी मशरूम रॉक्स? ये रॉक्स मिलेंगी मशरूम टाइप की आपको डेजर्ट में। एंड विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स। रॉक के लोअर सेक्शन को विंड इरोड करती है। एंड मोर देन द अपर पार्ट लोअर सेक्शन में ज़्यादा इरोडिंग करके लाती हैं। सच रॉक्स हैव नैरोवर बेस। उनका क्या होता है? नैरो बेस होता है, वाइडर टॉप होता है। टॉप तो वाइड हो गया ये देखो, और ये नैरो बेस हो गया ना नैरो बेस। सो दैट इज व्हेन विंड ब्लो। जब भी विंड ब्लोइंग करती है इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी विंड ब्लोइंग करेंगी चिल्ड्रन तो क्या करेंगी? बहुत सारा मिट्टी एक साथ, जैसे यहाँ से हवा चली, ये यहाँ से हवा आई, तो फिर हवा क्या करेगी? इस मिट्टी को उठाएगी और जो है काफ़ी दूर तक ले जाए और यहाँ पर जाके उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ से इरोजन हो गया, यहाँ पे हो गया आपका इरोजन, और यहाँ पर क्या हो गया आपका? डिपोजिशन हो गया। तो एक जगह से लाई और दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर दिया। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये विंड की वजह से हुआ। और जब ये ब्लोइंग करना जब बहुत तेज़ आई हवा और जब वो रुक जाती है ना विंड, जो जहाँ पे रुकेगी वहाँ पर वो मिट्टी ऑटोमेटिक नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल्स। अब लो हिल्स में जाके वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। एंड देन लाइक स्ट्रक्चर्स दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। हम उसको क्या कहेंगे? सैंड ड्यून्स कहेंगे। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन। जब बहुत फाइन क्वालिटी के ग्रेन्स होते हैं, लाइट होते हैं ग्रेन्स, देन विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत दूर तक लेके जाती है हवा, उसको उड़ा के ले जाती है ऐसे बहुत दूर तक। छोटे छोटे स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं किसके? सैंड के, और दूर तक जो है उसको उनको ले जाएगी और कहीं बहुत डिस्टेंस पे ले जाके वहाँ पर वो जमा हो जाएंगे। जहाँ पर जो विंड है, विंड की जो स्पीड अगर कम हो जाती है तो वहाँ पर जमा हो जाएंगे जहाँ पर विंड की स्पीड कम होगी। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन द लार्ज स्केल। जब ऐसे सैंड जो बहुत लार्ज स्केल पर जहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है चिल्ड्रन, उसको क्या बोलेंगे? LOED लोइस बोलेंगे। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। ज़्यादा जो डिपॉजिट होता है लोइस का वो कहाँ पर होता है चिल्ड्रन? चाइना में, क्योंकि चाइना में भी तो डेजर्ट है। इट मीन्स लार्ज डिपोजिशन ऑफ सैंड, दैट इज ये कौन सा सैंड? कौन सी? बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है सॉइल, तो वो है चाइना के अंदर। एंड विद दिस चिल्ड्रन यू हैव टू बी वेरी हैप्पी दैट योर थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी हैज़ बीन completed. If you like the video, please share and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.